Bismillahirrahmanirrahim. I'm Sadatullah Kakar from Balochistan Agriculture College, Food Technology Department और मुझे स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब। आज का हमारा टॉपिक है वीवर्स एवापोरेटर के बारे में, टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एवापोरेटर। तो चले देखते हैं एवापोरेटर को और उसके टाइप्स और जो प्रॉब्लम उसके साथ कंसर्न है उसको। सबसे पहले हमारे पास है एवापोरेटर। एवापोरेटर हम किसी भी उस डिवाइस को कहते हैं जो किसी भी लिक्विड को उसके केमिकल फॉर्म में चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल, आपका लिक्विड है, आपके पास हीट अप हो जाने के बाद उसके एक गैसियस फॉर्म बन जाती है जिसे हम वेपर्स कहते हैं। इसी तरह किसी भी लिक्विड को किसी भी हीटिंग मीडियम से गुजारने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, उसकी जो वेपर, उसकी जो गैसियस फॉर्म बनती है उसको हम एवापोराइजेशन कहते हैं। और ये बेसिकली एवापोरेटर के अंदर ही होता है। एवापोरेशन और डिहाइड्रेशन जो है वो एक कॉमन मेथड है जो एक ही काम के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हमें डिहाइड्रेशन में भी हम रिमूवल ऑफ वाटर को जितनी भी एक्सेस अमाउंट होती है उसको हम एवापोरेट कराते हैं और डिहाइड्रेट करते हैं, और हम अपने लिक्विड सोल्यूशन को जो है वो हम कंसनट्रेट बनाते हैं, उसकी विस्कोसिटी को हम बढ़ाते हैं। विस्कोसिटी जब बढ़ती है तो उसकी जितनी भी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, वो लिक्विड ज़्यादा विस्कस होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हानी को लेते हैं, जैसे हानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, इसलिए हाई है क्योंकि वो एक विस्कस लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होती है। तो ये एवापोरेटर जो है ये कॉमनली यूज्ड हो रहा है हमारे जितने भी जो फूड यूनिट ऑपरेशंस है उसके अंदर ये यूज़ हो रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस, एवापोरेटर जो है कॉमनली जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि रिमूवल ऑफ वाटर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो लिक्विड बच रही है या हम जो लिक्विड हमें ज़रूरत है, जो डिज़ायर्ड है हमें जो लिक्विड, वो हमें इसे हासिल कर सके। और दूसरी बात यह है कि जैसे बीइंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि फूड की स्पॉइलेज, उसमें डिटोरेशन और जितनी भी उसमें कंटामिनेशन होती है वो उसके वाटर कंटेंट की वजह से होती है। यानी हमने फूड को 3 बेसिक पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर कंटेंट। एक उसके अंदर स्टेबल फूड्स आ जाते हैं और उसके बाद सेमी पेरिशेबल और पेरिशेबल फूड्स वगैरह आ जाते हैं, जितने भी फूड सब्सटेंसेस है। तो पेरिशेबल फूड्स जो है वो उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इसी वजह से कम होती है क्योंकि उसके अंदर जो है वो वाटर कंटेंट, परसेंटेज वाटर की जो है वो बहुत ही हाई होती है। मोर देन 90% उसमें वाटर कंटेंट आ जाता है। तो एक तो ये कि हम एवापोरेशन के मेथड को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो उसे हम कम कर सके और इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सके और इसे हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम इसे प्रिजर्व कर सकें और खाने के काबिल रख सकें या हम इसको स्टोर कर सकें। दूसरी बात यह है कि जैसे हम मिल्क वगैरह को देखते हैं, अभी मिल्क का केमिकल कंपोजिशन और इसका जो टेक्सचर बना हुआ होता है उसमें आपके पास 87% तक वाटर कंटेंट आ रहा होता है। तो हम इसकी और ज़्यादा प्योर, हम इसे और भी ज़्यादा प्योर और कंसनट्रेट फॉर्म में लाने के लिए हम इसमें ये ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, एवापोरेशन की ट्रीटमेंट, जिसमें उसकी वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो रही होती हैं और हमारे पास और भी विस्कस और कंसनट्रेट लिक्विड और मिल्क हमें बच रही होती है। इसके बाद तीसरा काम हम इसमें अंदर ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने लिक्विड को एवापोरेटर के अंदर फेड कर लिया और उसके बाद हमें एक तो ये होता है कि हम उसे वेपर में चेंज कर रहे होते हैं, हमें लिक्विड की कंसनट्रेट और विस्कस लिक्विड मिल रही होती है एंड प्रोडक्ट में। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हम किसी भी लिक्विड को हम सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कॉफ़ी आ रहा है, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट्स उसमें हम निकाल लेते हैं, वो कंडेंस हो जाने के बाद एंड में जो इसका हम आ रहे हैं आगे इसमें पढ़ेंगे कि ये 4 सेक्शन पे काम कर रहा होता है। इसकी कंडेंसेशन जो है वो हमें लिक्विड को सॉलिड में या सेमी सॉलिड में चेंज करने में भी हमें मदद देती है। इसी तरह शुगर और साल्ट वगैरह जिसमें हमने लिखा है, जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शुगर सीरम हमने बनाया है, उसको अगर हम इस मैकेनिज़्म से गुजारेंगे, एवापोरेशन के प्रिंसिपल से हम इसको गुजारेंगे, तो हमारे पास जो है वो शुगर जो है एक रिफाइंड शुगर हमें मिल जाएगी, और दूसरी वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में भी हम उसे ले सकते हैं इस पूरे प्रोसेस हो जाने के बाद। साल्ट हमारे पास है, यानी ब्राइन सोल्यूशन को अगर हम उसमें डालते हैं और उसको एवापोरेट और उसको सर्कुलेट करके हम उसमें प्रोसेस करते हैं, तो हमें वेपर्स की सूरत में, और फिर वेपर्स जो है वो कंडेंस फॉर्म में चेंज होकर हमें एक सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हमें मिल सकता है। तो इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और बीइंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये एक सिमिलर चीज़ है जैसे हमारे पास हमारे जो हाउस होल्ड में, किचन में जो प्रेशर कुकर वगैरह होते हैं, ये सेम टू सेम उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। तो आगे इसमें हम बढ़ते हैं। हाउ एन एवापोरेटर वर्क। अब एक एवापोरेटर काम कैसे करता है। एवापोरेटर जो है बेसिकली 4 सेक्शन पे काम कर रहा होता है। उसका फर्स्ट सेक्शन जो हमारे पास होता है वो हीटिंग सेक्शन होता है। हीटिंग सेक्शन जो है, हीटिंग सेक्शन के अंदर जो आपके पास एवापोरेटर जो है मॉडल टू मॉडल या टाइप टू टाइप हमारे पास जैसे एवापोरेटर चेंज होता रहता है, उसमें हमारे पास हीटिंग मीडियम या हीटिंग सेक्शन भी हमारे पास चेंज होती रहती है। तो ये जो हीटिंग मीडियम जो है या हीटिंग सेक्शन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम लिक्विड उसमें फेड कर देते हैं, या उसमें बॉटम टू टॉप ऐड करते हैं या टॉप टू बॉटम, जहाँ से भी जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जब हम उसके अंदर अपने लिक्विड को, जो हमें डिज़ायर्ड लिक्विड है, जूसेस है वगैरह जो भी है, उसको हम फेड करते हैं, तो वो उस हीटिंग मीडियम से गुज़रते हुए उसमें हीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, और हीटिंग प्रोसेस के बदले में हमें एक दो अलग अलग और सेपरेट चीज़ें हमें मिल जाती हैं। एक तो लिक्विड, और दूसरा हीटिंग दे देने के बाद जो वेपर फॉर्म हमारे पास आ रही होती है, जो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रही होती है लिक्विड, वो हमें मिल जाती है। तो हीटिंग बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि उसको हम वेपर फॉर्म में हम उसे चेंज कर सकें, गैसियस फॉर्म में हम चेंज कर सकें। उसके बाद दूसरी जो उसकी सेक्शन है वो हमारे पास सेपरेटिंग सेक्शन है। सेपरेटिंग सेक्शन जैसे नाम से ही जाहिर है, इसमें हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेटिंग सेक्शन में हमारे पास जो वेपर और लिक्विड हमारे पास आ रहा होता है, तो हम वेपर और लिक्विड को सेपरेटिंग सेक्शन में ये चेंज कर रहे होते हैं इन दी एवापोरेटर। इसके बाद हमारे पास कंडेंसर फॉर्म आ जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, कंडेंसर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेपर बच रहे होते हैं उसे हम सेपरेटिंग चैम्बर के बाद उसे हम कंडेंसर में से गुजारते हैं, और वो उसे कंडेंस फॉर्म में, सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में उसे चेंज कर रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ सेक्शन है इसका, वो वैक्यूम पंप होता है। वैक्यूम पंप क्या काम करता है, वैक्यूम पंप हमारे पास उसे प्रेशर देने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी भी लिक्विड को अगर हमने वहाँ पे सर्कुलेट कराना है, बार बार उसमें घुमाना है, तो हमारे पास वैक्यूम पंप का होना लाजमी होता है। और ये वैक्यूम पंप जो है ये हमें सर्कुलेशन कराने में मदद देती है लिक्विड को। इसके बाद ये जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वही सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले वाटर को और किसी भी लिक्विड को हम इसके अंदर फेड कर देते हैं। उसके बाद वो हीटिंग प्रोसेस में जा रहा होता है, जहाँ पे हीट सोर्स जो है या हीट मीडियम उसको हीट अप कर रहा होता है, और उससे वेपर बन रहे होते हैं। उसके बाद वेपर बन जाने के बाद जो अगला इसका दूसरा स्टेप होता है, वो उसे वेपर और लिक्विड को चेंज कर रहा होता है सेपरेटिंग सेक्शन के अंदर। उसके बाद जो कंडेंसर जो सेक्शन हमारे पास आ रहा होता है, वो वेपर को कंडेंस फॉर्म में चेंज कर रहा होता है। और इसके बाद हमारे पास वैक्यूम पंप आ जाता है, जो उसे दोबारा रीसर्कुलेशन के लिए हमें मदद देता है, और इसे प्रेशर कराता है, और इसे सर्कुलेट कराने में एक एज अ फोर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वैक्यूम पंप को। इसके बाद हम देखते हैं आगे ये टाइप्स ऑफ एवापोरेटर। टाइप्स ऑफ एवापोरेटर जो है वो आपको
मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ रिसर्च पेपर्स में, मुख्तलिफ़ बुक्स में आपको मुख्तलिफ़ और डिफरेंट्स आपको इस नंबर्स आपको मिलेंगे। इसमें 3 इन नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे, 3 टाइप्स भी मिल जाएंगे, 7 टाइप्स भी मिल जाएंगे, 4 टाइप्स भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कोर्स कंटेंट के मुताबिक जो है या मुझे जो असाइन की गई है वो बेसिकली ये 5 टाइप्स है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी किसी भी यूनिट के अंदर है। जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वहाँ पे ये 5 टाइप्स बेसिकली यूज़ हो रही होती हैं। इसमें से सबसे पहले जो है सर्कुलेशन एवापोरेटर। सर्कुलेशन एवापोरेटर नाम से ही ज़ाहिर है, सर्कुलेशन मतलब इसको बार बार सर्कुलेट कराना, इसके अंदर घुमाना। सर्कुलेशन एवापोरेटर जो है वो बेसिकली दो ब्रांचेस या 2 सब टाइप्स में डिवाइड है। एक नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर है और एक फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर है। अब नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर और फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर, इसका मैंने यहाँ पे आपने एट द बॉटम ऑफ द पेज आप लोग देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। सबसे पहले हम इधर ऊपर आ जाते हैं कि ये सर्कुलेशन एवापोरेटर क्या काम करता है। सर्कुलेशन एवापोरेटर सेम टू सेम एक सिंपल मेथड ऑफ, एक सिंपल टाइप ऑफ एवापोरेटर होता है। इसमें हीट एक्सचेंजर, इसमें सेपरेटर और सर्कुलेशन पंप वगैरह होते हैं, और वही काम कर रहा होता है। पहले इसमें हीटिंग होती है, उसमें वेपर बनते हैं, वेपर के बाद वो सेपरेटर में अलग फॉर्म में चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो कंडेंसर में बन जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। और इसके बाद अगर हमें डिज़ायर्ड लिक्विड हमें नहीं मिली, हमें और भी लिक्विड को विस्कस बनाना है, या हमारा जो गोल है, जो लिक्विड हमें चाहिए वो उसी फॉर्म में हमें नहीं मिल रहा, तो हम दोबारा से इसको रीफेड कर देते हैं, दोबारा इसके अंदर हम रीफेड कर देते हैं या इंटर कर देते हैं। इसी प्रोसेस से हमें दोबारा इसे गुजार रहे होते हैं। मल्टी टाइम्स हम इसमें सर्कुलेशन कर रहे होते हैं कि उस वक्त तक हम कर रहे होते हैं कि जब तक हमें डिज़ायर्ड लिक्विड या डिज़ायर्ड जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो हमें मिल नहीं रहा होता। तो यहाँ पे आते हैं डिफरेंस इसमें सिंपल है। एक नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर है और एक फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर है। हमने साइंटिफिक जो एक टर्मिनोलॉजी है हम उसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस। नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर में हम ऑस्मोसिस की एग्जांपल दे सकते हैं समझाने के तौर पे। जैसे कि ऑस्मोसिस के अंदर जो है वो वाटर जो है वो हाई मीडियम टू लो मीडियम तक फ्लो कर रहा होता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर की जो मूवमेंट होती है ये नेचुरल फिनोमेना है। इसके अंदर किसी भी फोर्स या प्रेशर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके अगेंस्ट जो हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर है, इसमें जैसे नाम से जाहिर है इसको हम फोर्स कर रहे होते हैं और नेचर को अपोज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, और बाय फोर्स मैकेनिकल फोर्स स्ट्रेंथ के ज़रिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के ज़रिए हमें इसे रिवर्स सर्कुलेशन कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये सिंपल सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर के अंदर। फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर जो है ये नाम से ही जाहिर है, और ये फॉलिंग जो है ये ऊपर से एक फिल्म आ रही होती है, फॉल डाउन टू पैरेलल शेप के अंदर ये आ रही होती है, टॉप टू बॉटम किसी भी एवापोरेटर के अंदर। जैसे पहले हमने जो नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर वगैरह जो हमने पढ़े, उसमें आपका जो हीटिंग मीडियम है वो आपके पास स्टीम हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम फिल्म को यूज़ कर रहे होते हैं, और ये फिल्म जो है ये टॉप टू बॉटम की तरफ आ रही होती हैं, और ये आपके मीडियम को हीट अप कर रही होती हैं। ये एक हीटिंग मीडियम के तौर पे हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि इसे हम ये जो फिल्म जो बनी हुई है ये किस चीज़ से बनी है। ये फिल्म हमारे पास बेसिकली मेटल से बनी हुई होती है, या अलॉयज ऑफ मेटल। एक या दो या एक से ज़्यादा जो मेटल्स हमें यूज़ कर रहे होते हैं, कंबाइन करके हमने उसे एक एंड प्रोडक्ट या एंड मेटल हमने जिससे बनाया हुआ होता है, तो उसके अंदर ये काम कर रही होती हैं, और इससे ये फिल्म जो है ये हमारे पास हीटिंग मीडियम होती है। इसके अंदर जो है हम लिक्विड जो है वो, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि एवापोरेटर के जो बेसिक स्ट्रक्चर है या उसकी बेसिक कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लिक्विड को अप टू डाउन फेड कर देना है या डाउन टू अप आपने फेड कर देना है। तो जैसे इसके नाम से जाहिर है कि फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर, तो इसको हमने
टॉप टू बॉटम हमने ये लिक्विड हमने इसमें फेड कर देना है और इसका लिक्विड जो है वो पैरेलल डाउनवर्ड फ्लो करती है। लेकिन जो वेपर्स जो हमारे पास ये फिल्म है मेटेलिक फिल्म, ये हीट अप कर लेती हैं और हमें टेम्परेचर देती हैं, जिसके ज़रिए जो लिक्विड आपका डाउनवर्ड जा रहा है उसी तरह एट द सेम टाइम वहीं पे वेपर अपवर्ड की तरफ जा रहे होते हैं, वेपर जो है वो ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसमें हम ऊपर से इसको लिक्विड को फेड कर देते हैं और इसके अंदर एक मेटलिक फिल्म होती है जो टॉप टू बॉटम नीचे तक आ रही होती है और ये हमारे पास एक हीटिंग मीडियम के तौर पे काम कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि राइजिंग फिल्म एवापोरेटर। राइजिंग फिल्म एवापोरेटर जो है, जैसे पहले वाला फॉलिंग फिल्म था, अब ये जो है ये राइजिंग फिल्म है। सेम टू सेम दोनों का एक ही काम है। राइजिंग फिल्म एवापोरेटर जो है वो नीचे से बॉटम टू टॉप आपके पास एक फिल्म जा रही होती है, मेटलिक फिल्म, और वो आपका हीटिंग मीडियम भी होती है, हीटिंग सोर्स भी आप जिसे कह सकते हैं वही भी होती हैं, और इसे हम लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल एवापोरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें अंदर एक ट्यूब सा, एक फिल्म सा, एक वर्टिकल शेप में आ रही होती है। और ये जो हमारे पास इसके जो राइजिंग फिल्म है, इसमें हम जो है लिक्विड को डाउन से नीचे की तरफ से हम बॉटम से हम इसका फेड कर देते हैं और ये ऊपर जा रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ पंप। जो हमने वैक्यूम पंप पढ़ा उसकी मदद से ये लिक्विड ऊपर जा रहा होता है और यहाँ पे आपके पास जितने भी वेपर्स बन रहे होते हैं वो वेपर्स आपके जो स्टीम वाला जो सेक्शन होते हैं या इसमें साइडों पे एक थिन लेयर की तरह आपके पास जमा हो रही होती हैं और लिक्विड जो है वो ऊपर जा रही होती हैं और वेपर जो है वो एट द एंड आपके पास इधर से निकल रही होती हैं। तो इसके अंदर ये काम होता है। दूसरी बात ये है कि ये थर्मोसिफोन प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। थर्मोसिफोन प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं? थर्मोसिफोन प्रिंसिपल बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल ड्राइवन फोर्स, जो नेचुरली जो ड्राइवन फोर्स होती है उसको ये थर्मोसिफोन प्रिंसिपल नेचुरल फिनोमिना है उसको ये कन्वेक्शन और कंडक्शन में चेंज कर रहा होता है। यानी लिक्विड मीडियम में ही उसकी जो ड्राइवन फोर्स है, जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, उस फोर्स को ये हीटिंग मीडियम में चेंज कर रही होती है एज ए कन्वेक्शन और कंडक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ा है। एक जो है एक लिक्विड मीडियम के अंदर हो रही होती हैं और एक जो है ये आपके पास सॉलिड मटेरियल्स के अंदर आपके पास हीट का या टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा होता है। इसे हम थर्मोसिफोन प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये जो आपका लिक्विड फ्लो है ये पैरेलल टू अपवर्ड जा रहा होता है और एट द सेम टाइम आपके पास इसमें वेपर्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये जो है ये आपका प्रोडक्ट जो है ये जो आपका लिक्विड प्रोडक्ट है, वेपर ने तो एंड में निकलना ही होता है। और जो आपके पास जो लिक्विड प्रोडक्ट है, जो आपके पास डिज़ायर्ड और विस्कस लिक्विड बच रहा होता है, जो प्रोसेस्ड लिक्विड जिसे हम कह सकते हैं, वो आपके पास एक थिन फिल्म के तरह आपके जो ट्यूब्स है उसके वॉल्स ऑफ ट्यूब्स के किनारों पे वो एक जमा रहता है और एक लेयर सी बन जाती है वहाँ पे। और ये जो आपका लिक्विड है वो ऊपर जा रहा होता है, जो जिससे और भी प्रोसेस होने की ज़रूरत है वो और ऊपर जा रहा होता है, रिसाइकलिंग में होता है। और जो आपका वेपर है वो उड़ जाता है, बिल्कुल वहाँ से निकल जाता है आपके एवापोरेटर सिस्टम से। जो आपका रिज़ल्ट आ रहा होता है, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए होती हैं, वो आपके पास ये थिन फिल्म की शेप में आपके जो ट्यूब है उसके वाल के दोनों साइडों पे ये जमा हो रही होती हैं। और अभी हम आगे देखते हैं कि फॉलिंग फिल्म प्लेट एवापोरेटर, ये सेम टू सेम उसी की तरह काम कर रहा होता है। इसमें भी हम जो है ये लिक्विड के जो है वो हम टॉप टू बॉटम हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और इसके अंदर एक
प्लेट्स लगे हुए होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या किसी भी जो ऑपरेशन यूनिट्स है उसके अंदर ये डिपेंडेंट है कि उसने सेटअप किस तरह बनानी है। अगर इसने पैरेलल सेटअप बनानी है तो पैरेलल प्लेट्स को पैरेलल शेप में उसको रखना होता है, और अगर इसमें हॉरिजॉन्टल सेटअप बनाना है तो वो उसके शेप और फॉर्म पे डिपेंड करता है। मीन ये कि आपके पास जो प्लेट्स होती हैं इसके अंदर, ये प्लेट्स आपकी पैरेलल शेप में भी आ सकती हैं और आपकी वर्टिकल शेप में भी आ सकती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सॉरी दोनों शेप में आपके पास ये यूज़ हो सकता है। और ये जो आपका प्लेट है, ये प्लेट के साथ आपकी सारा काम यहाँ पे प्लेट्स के अंदर हो रहा होता है। ये प्लेट आपकी लिक्विड को फिल्टर भी कर रहा होता है। यही प्लेट के जो साइडों पे सेंसर्स लगे हुए होते हैं या हीटिंग मीडियम लगे हुए होते हैं, वो आपको लिक्विड है उसको हीट अप भी कर रहा होता है और उसमें वेपर में भी चेंज हो रहा होता है। और ये बेसिकली आप डायग्राम से सिंपली आप समझ सकते हैं। जो प्रोडक्ट है जो आपका रेड कलर है वो हीटिंग मीडियम आ रहा है, और उसके बाद जो कूलिंग मीडियम है, और उसके बाद वेपर मीडियम जो अपने शेप ये पर्पल कलर वगैरह जो आप इन्होंने दिए हुए हैं, और आपका जो एंड प्रोडक्ट हो रहा है ये आप देख सकते हैं डाउनवर्ड आपके नीचे की तरफ ब्लू कलर में ये आपका निकल रहा होता है। और इसमें जो इस एवापोरेटर में जो है ये हीट मीडियम जो है ये आपके पास स्टीम के ज़रिए हम इसे हीट अप कर लेते हैं। और इसके बाद एजिटेटेड थिन फिल्म एवापोरेटर्स या जो भी इसका आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ये जो है ये बेसिकली जो है ये आपका टर्ब्यूलेंट फ्लो या टर्ब्यूलेंट प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा होता है। जो बाकी टाइप्स गुजरे हैं ऊपर, वो एक ही मोमेंट में, या एक अगर आपने ऊपर से लिक्विड को फेड कर दिया तो वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, या आपने बॉटम से नीचे से आपने लिक्विड को फेड कर दिया तो वो पैरेलल ऊपर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन ये वाहिद वो एवापोरेटर है जो आपके पास टर्ब्यूलेंट फ्लो पे काम कर रहा होता है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली प्लेट्स होते हैं जिसे हम रोटर्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर स्टार्ट में ये प्लेट्स लगे हुए होते हैं। ये प्लेट स्पीड रोटेटर्स हम इसे कहते हैं, और ये घूमता रहता है, और जब आप उसे ऊपर से इसके अंदर लिक्विड फेड कर रहे होते हैं तो वो उसे बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हीटिंग मीडियम तक पहुंचा देता है। और आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपका जो लिक्विड है और उस जो इसका एंड प्रोडक्ट है ये सब मिक्स अप हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर रोटर्स लगे हुए होते हैं और ये रोटेट कर रहा होता है। तो एजिटेटेड थिन फिल्म एवापोरेटर इसी को ही कहते हैं। ये इसमें कोई इतनी सिंपल सी चीज़ है। ये बाकियों से सिर्फ इसलिए डिफरेंट है कि ये जो है ये आपके टर्ब्यूलेंट फ्लो, फॉर एग्जांपल एक हमने पीछे पढ़ा है, एक लेमिनार फ्लो होता है और एक टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो के अंदर आपका जो फ्लो है, जो लिक्विड मीडियम के अंदर जो फ्लो होती है वो आपकी लीनियर फॉर्म में होती है, एक ही, अगर वो ऊपर से नीचे आ रही होती है तो वो उसी फॉर्म में आ रही होती है, वो मिक्स अप नहीं हो रही होती। और जब जो नीचे से ऊपर जा रही होती हैं वो अपने डायरेक्शन में जा रही होती हैं, वो मिक्स अप नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पे रोटर प्लेट्स के ज़रिए या रोटेटर्स के ज़रिए या ब्लेड्स के ज़रिए इसे हम सर्कुलेट कर रहे होते हैं और इसे हमें मिक्स अप कर रहे होते हैं। और ये एज़ कम्पेयर टू अदर ये हमारे पास मैनुअली भी यूज़ हो सकता है। और इसके बाद हम आते हैं एंड पे, क्योंकि और अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स कंसर्न टू एवापोरेटर। जैसा कि हमें पता है कि एवापोरेटर जो है ये एक ह्यूमन मेड इक्विपमेंट है। तो ह्यूमन मेड इक्विपमेंट जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। उसे टाइम टू टाइम आपको उसे मेंटेन करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, उस पर एक्सपेंडिचर्स और ख़र्चे आते हैं उस पर। तो सबसे पहले टेक्निकल प्रॉब्लम इसके अंदर अराइज होती हैं, जैसे कि कुछ एवापोरेटर जो है वो सेंसिटिव होते हैं। उसकी जो मेटल्स उसके अंदर यूज़ हुए होते हैं छोटे छोटे से, उसके अंदर जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ हुए होते हैं तो वो सेंसिटिव होते हैं। ज़्यादा विस्कोसिटी, ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ लिक्विड वगैरह से वो सेंसिटिव होती हैं। और ये एवापोरेटर जो है जब आप उसको बार बार वहाँ पे आप सर्कुलेशन कराते हैं या आप उसमें बार बार काम करते हैं, बार बार इसे यूज़ करते हैं, तो ये एट द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, उसकी
पंपिंग एफिशिएंसी, उसकी हीटिंग मीडियम की एफिशिएंसी, उसकी जो वेसल्स है जितने भी हैं उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, तो उसको दोबारा से मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और इसमें सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बर्स्ट होने का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बर्स्ट भी हो सकते हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और ऐसे एक्सीडेंट्स हुए भी हैं। एम्प्लॉयज़ भी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं, उसमें उनको भी इंजरी आ जाती है, फ़िज़िकल इंजरी भी आ जाती है, और जो आपका लैब है या इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसकी वजह से ख़तरे में पड़ जाते हैं। उसके बाद जो है इसमें जो आपके लिक्विड जो आप इससे पास कर रहे होते हैं उसका जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है या जो सॉलिड डिपॉजिट्स वगैरह हैं, जो वेपर हो जाने के बाद, वेपर जब कंडेंस फॉर्म में चेंज हो जाने के बाद जब वो बन जाते हैं, तो जो सॉलिड या हार्ड डिपॉजिट्स जो हैं वो आपके सिस्टम के अंदर जो एवापोरेटर लगा हुआ होता है, उस एवापोरेटर के किसी भी चैम्बर में जाके अगर वो हार्ड डिपॉजिट्स लग जाते हैं या वहाँ पे फंस जाते हैं या वहीं पे रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, और ये ऐसा होता है, तो उसकी वजह से आपके जो इसकी एफिशिएंसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये प्रॉपरली काम नहीं करता। और जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी लिक्विड में आप उसे ज़्यादा हीट अप कर रहे हैं तो उसमें जो फॉर्मिंग बन रही होती है, जो फॉर्म्स वगैरह है, या जो आपके फूड्स हैं जिसमें प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड्स की जो परसेंटेज या रेशो ज़्यादा होती हैं, तो उससे हार्ड जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो रहे होते हैं। तो वो हार्ड डिपॉजिट्स जो हैं ये एवापोरेटर के प्रॉपर फंक्शन को ये अफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये कोरोजन पे हम आ जाते हैं। कोरोजन जैसे हमें पता है कि अगर हम इसमें से एवापोरेटर में से कोई भी एसिडिक मीडियम लिक्विड हम इसमें से गुजारते हैं तो ये कोरोजन काज करती हैं। इसके अंदर आपके साथ सिट्रस जूस हो गए, लेमन जूस हो गए, बाकी जितने भी आपके एसिडिक मीडियम, जैसे मैंने कहा एसिडिक मीडियम की जितनी भी लिक्विड है या सॉल्यूशंस हैं, अगर उसको हम वहाँ से गुजारते हैं तो इसमें कोरोजन काज होती हैं, क्योंकि ये जो एसिड इन नेचर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो वहाँ पे जो एवापोरेटर है वो तो अंदर से ऑफ कोर्स वो तो आफ्टर ऑल आपके मेटल से बना हुआ होता है, तो जो ये एसिड हैं उसके साथ रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन के ज़रिए में जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में रस्टिंग कहते हैं, रस्ट वहाँ पे आ जाती है। और ये रस्ट जो है ये आपकी जो एवापोरेटर के अंदर जितनी भी स्मॉल इक्विपमेंट्स है या मशीन्स हैं या मेटलिक जितनी भी चीज़ें उसमें यूज़ हुई हैं उसको ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो यस, इसके प्रॉब्लम्स है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ह्यूमन मेड बना हुआ होता है और ये परफेक्ट नहीं होता। सो होपफुली आप लोगों को ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आप इस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कहीं पे मिस्टेक हुई है बिल्कुल ऑफ कोर्स हो सकता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, तो आप मिस्टेक्स को भी आप रेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एट द एंड आप लोगों ने इसको सुना और टाइम निकाला इसमें से, तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल।